स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्त, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आज हम लोग हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की यूपीएससी सीरीज कंटिन्यू करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हम लोग यूनाइटेड नेशंस की कुछ स्पेशलाइज्ड एजेंसीज के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। आज भी हम लोग यूएन संयुक्त राष्ट्र की स्पेशलाइज्ड एजेंसीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। लेबर से जुड़े हुए ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे, इंडस्ट्री से जुड़े हुए, इकोनॉमी से जुड़े हुए कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में चर्चा करेंगे, उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे। कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होगी, कुछ एनालिटिकल इंफॉर्मेशन होगी, कहाँ पे पिटफॉल्स हो सकते हैं, किस तरह के सवाल बन सकते हैं, ये मैं डिस्कशन के दौरान ही आपको बताऊंगा। लेकिन आज डिस्कशन शुरू करने से पहले कुछ सवाल पूछे गए, राइट। आईजी पे, इंस्टाग्राम पे कुछ लोगों ने मैसेज किया। मैं आपसे ये हमेशा कहता हूँ कि अगर आपका कोई सुझाव है, कोई कंप्लेन है, फीडबैक है, तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं मेरे आईडी पे राहुल SKI222। मेरा इंस्टाग्राम का आईडी भी सेम है, टेलीग्राम का चैनल का आईडी भी सेम है। सबसे पहला सवाल था कि सर मुझे इस प्रेजेंटेशन की PDF कहाँ पे मिलेगी, राइट। तो अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो इसी आईडी से मेरा टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे मैं आपके साथ PDF कंटिन्यूसली शेयर करता हूँ। इनफैक्ट इस टेलीग्राम चैनल पे कुछ और भी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करता रहता हूँ। मेरे वीडियोज़ की अपडेट भी आप स्पेसिफिकली आपको मिलती रहेगी। इसके अलावा एक दूसरा सवाल था, इनफैक्ट सजेशन था, मैं कहूँगा एक छोटी सी कंप्लेंट भी हो सकती है एस्पिरेंट की। एक पर्टिकुलर मैसेज आया था, वहाँ पे बताया गया कि सर आप काफ़ी स्लो पढ़ाते हो, काफ़ी धीरे पढ़ाते हो। यार वो तो हर एक का पढ़ाने का अंदाज अलग अलग होता है। नॉर्मली यस, थोड़ा सा स्लो चलता है, लेकिन जहाँ जहाँ इन डेप्थ एनालिसिस की ज़रूरत होती है, जहाँ जहाँ इन डेप्थ नॉलेज की ज़रूरत है, वहाँ पे मैं थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता हूँ और कई बार मैं चीज़ों को रिपीट भी कर देता हूँ। इसका एक उद्देश्य होता है ताकि वो आपके दिमाग में बैठ जाए, आप उसको रजिस्टर कर लें, राइट। आपको रिविजन कम करना पड़े उस चीज़ पे। लेकिन जहाँ पे भी स्किम थ्रू करना हो तो मैं बड़ी तेज़ी से चला भी जाता हूँ। लेकिन इसका एक सोल्यूशन भी, अगर आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं तो सिंपली आप सेटिंग में जाइए, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दीजिएगा 1.25, तो मुझे लगता है कि यू कैन मैनेज, राइट। अब एक और सवाल था, उसमें एक पर्टिकुलर एस्पिरेंट ने बोल दिया है कि सर आप बहुत ज़्यादा इंग्लिश का इस्तेमाल करते हो। यार वो तो अब एक्सप्लेनेशन में आ जाता है, इंग्लिश, हिंदी प्लस इंग्लिश आ जाता है, और बिल्कुल इसके ऊपर मैं वर्क कर रहा हूँ। बेसिकली मैं कर्नाटका से हूँ, तो मुझे कुछ शब्द जो हिंदी के होते हैं उसको यार रिकॉल करने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, और इसीलिए मैं कई बार इंग्लिश के टर्म्स इस्तेमाल करता हूँ। तो उसके ऊपर मैं खुद भी वर्क कर रहा हूँ। मेरी हिंदी के ऊपर, मेरे हिंदी का जो शब्दकोश रहेगा, जो हिंदी के अब मेरा वर्ड डेटाबेस रहेगा, उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मेरे मोबाइल में BBC हिंदी का ऐप पड़ा हुआ है, तो मैं हर रोज़ हिंदी का कुछ न्यूज़ पढ़ता हूँ, हिंदी के कुछ हर रोज़ 1 या 2 हिंदी के नए शब्द मैं सीखता रहता हूँ। धीरे धीरे इंप्रूव हो रहे हैं, बट तब तक जब भी वो कंफर्ट लेवल आएगा तो कभी कभार मैं इंग्लिश के टर्म इस्तेमाल कर देता हूँ, राइट। इसके अलावा एक और भी सवाल था जहाँ पे ये पूछा गया सर कुछ सवाल दीजिएगा, इसके ऊपर कुछ MCQ बनाया गया, वी वर्किंग ऑन दैट, इसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। तो आपको पूरी जो सीरीज एंड हो जाएगी, उसके बाद हम लोग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे उनको तो हम लोग सॉल्व करेंगे ही करेंगे। उसके अलावा मैं कुछ और भी तैयार कर रहा हूँ, तो आपको वो भी मैं शेयर करूँगा, राइट। तो ये तो कुछ सवाल थे, उसका जवाब मैंने आपको दिया। चलिए अब हम लोग बात करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, हम लोगों ने पहले यूनाइटेड नेशंस की मेन बॉडी के बारे में बात की, उनके सेक्रेटेरिएट के बारे में भी चर्चा की, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, ICJ, सभी के बारे में डिस्कशन हुई। UN सिस्टम के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले थे, उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं आज। और सबसे पहली बॉडी आज की होगी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ILO। ये है ILO का लोगो या फिर सिंबल। अब ILO एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको रजिस्टर करनी पड़ी। सबसे पहले ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, आपको ध्यान रखना है, यूनाइटेड नेशंस की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। अब नाम से ही पता चल रहा है, लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि लेबर वेलफेयर के लिए, यानी कि वर्कर्स के वेलफेयर के लिए ये काम करते हैं। और ये यूनाइटेड नेशंस की सबसे ओल्डेस्ट बॉडी, वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्पेशलाइज्ड बॉडीज ऑफ यूनाइटेड नेशंस, आपको ध्यान रखना है। इसकी स्थापना हुई थी 1919 में। अब ये क्यों हुई थी, इसका थोड़ा सा आपको हिस्ट्री जानना पड़ेगा कि ILO सर 1919 में क्यों आया। आपको पता होगा कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ ब्रिटेन में, फिर उसके बाद यूरोप में वो स्प्रेड हुआ। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान वर्कर की हालत काफ़ी ख़राब थी।
कोई टाइमिंग नहीं था काम का। सुबह आप 8 बजे काम शुरू करें तो रात में 12 बजे तक काम करते रहो। मतलब यार 16-16, 18-18 घंटे काम कर रहे हैं, मिनिमम वेजेस मिल रहे हैं, बच्चों को भी काम करवाया जा रहा है, महिलाओं को भी काम करवाया जा रहा है, उनको वेतन कम दिया जा रहा है, कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, कोई हेल्थ फैसिलिटी नहीं, कुछ भी नहीं है, बस काम करवाए जा रहे हैं। इसीलिए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में बहुत सारी कंट्रीज इसका फायदा उठाया और कैपिटलिस्ट वर्ल्ड काफ़ी ज़्यादा हद तक डेवलप हो गया था, राइट। अब इसके रिएक्शन में क्या आया, कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी आई है, कम्युनिज्म, सोशलिज्म। तो वर्कर के ऊपर इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई और विश्व युद्ध, पहले विश्व युद्ध के बाद ये बॉडी की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत बनी वर्कर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। और तब से ही इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है, टू गिव सोशल जस्टिस, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस फॉर लेबर्स, और लेबर्स के स्टैंडर्ड सेट करना। यानी कि अगर समझिए कोई वर्कर है, उस वर्कर को हफ्ते में इतना ही काम करना है, उसको छुट्टी की ज़रूरत है, उसको हेल्थ बेनिफिट मिलनी चाहिए, सोशल सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, बच्चों से काम नहीं करवाना है। तो इन सारी चीज़ों में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है 1919 से, राइट। 1945 के बाद इट हैज़ बीन अटैच्ड टू यूनाइटेड नेशंस। अब इसकी मेंबरशिप कितनी, इसके 187 मेंबर्स है, 186 मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस, और एक कुक आइलैंड से ये भी इसका मेंबर है, राइट। कुक आइलैंड यूनाइटेड नेशंस का मेंबर नहीं है, बट इट इज अ मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, रिमेंबर दिस। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ आता है, जेनीवा, स्विट्जरलैंड। इनफैक्ट मैं कहूँगा आप जब भी आप अपना एक फैक्ट का नोटबुक बनाओगे, उसमें जेनीवा, स्विट्जरलैंड में कौन से बॉडीज़ है ये आप नोट कर लीजिएगा। ILO, जेनीवा, स्विट्जरलैंड, बहुत सारी बॉडीज़ आएंगी। मैंने आपको बताया था देर आर मेनी ऑर्गेनाइजेशन लाइक WHO हो गया, आगे आने वाली बॉडीज़ भी होगी। आपको स्विट्जरलैंड में, जेनीवा में इनके हेडक्वार्टर्स मिल जाते हैं, राइट। ILO की अगर हम लोग बात करें, ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बताया, ऑब्जेक्टिव इनका क्या है, लेबर स्टैंडर्ड्स, वर्कर के प्रति सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस लाए। और 1919 से ये लोग उसी की तरफ काम कर रहे हैं। अभी तक 189 कन्वेंशंस और ट्रीटीज ये लोग फाइनलाइज कर चुके हैं। जो भी इनके मेंबर्स है, 180 और कंट्रीज इन कन्वेंशन, इन ट्रीटीज को मान चुके हैं। और उनके डोमेस्टिक लॉ में, यानी कि देखिए ILO का अगर आप भाग बनोगे, ILO के कन्वेंशन का अगर आप भाग बनोगे, इसका मतलब है आप अपने देश में, अपने संसद में कुछ इस तरह के प्रावधान लाओगे, कुछ इस तरह के लॉस लाओगे जिससे कि वर्कर्स का बेटरमेंट हो। और ILO के 8 फंडामेंटल कन्वेंशंस या फिर फंडामेंटल कोर कन्वेंशंस माने जाते हैं, विच हैड बीन डिक्लेयर्ड इन 1998, डिक्लेरेशन ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड राइट्स एट वर्क। थोड़ी देर में हम लोग उन 8 कन्वेंशंस के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ILO का स्ट्रक्चर क्या है। देखिए, ILO में सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी है गवर्निंग बॉडी। गवर्निंग बॉडी इज लाइक द एग्जीक्यूटिव बॉडी। साल में ये 3 बार मिलते हैं, इन दी मंथ ऑफ मार्च, जून एंड नवंबर। और इट टेक्स डिसीजन रिगार्डिंग ILO पॉलिसी, यानी कि जो भी लेबर कॉन्फ्रेंस का एजेंडा होता है, लेबर कॉन्फ्रेंस भी इसका एक स्ट्रक्चर है। लेबर कॉन्फ्रेंस में सारे के सारे मेंबर्स मिलते हैं, पॉलिसी सेट करते हैं, किस तरह की पॉलिसीज आनी चाहिए लेबर के लिए, किस तरह के कन्वेंशंस होने चाहिए, किस तरह के रिकमेंडेशंस होनी चाहिए। इनफैक्ट इस लेबर कॉन्फ्रेंस को इंटरनेशनल लेबर पार्लियामेंट भी कहा जाता है। और इन चीज़ों को इंप्लीमेंट करने का काम होता है गवर्निंग बॉडी का। जो भी ILO का बजट आता है उसे भी गवर्निंग बॉडी ही पास करती है, पॉलिसीज़ को इंप्लीमेंट करती है, कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग रखती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर कोई देश इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का भाग बन जाए, तो भाग बनने पे कन्वेंशन का भी भाग बन रहा है, ट्रीटी का भी भाग बन रहा है, तो उसके बाद करेंगे क्या, उसके बाद उन्हें अपने देश में लॉ लाना पड़ेगा, अपने देश में उस कन्वेंशन को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। और अगर नहीं करेंगे तो एक्शन ले सकती है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा इसका एक थर्ड स्ट्रक्चर है इंटरनेशनल लेबर ऑफिस। अब ऑर्गेनाइजेशन के लिए जैसे कि सेक्रेटरीट हम लोग कह सकते हैं, वैसे ही इंटरनेशनल लेबर ऑफिस है जिसका हेडक्वार्टर्स है जिनेवा में। 2700 ऑफिशियल काम करते हैं, 150 कंट्रीज से भी ज़्यादा अलग अलग ऑफिशियल्स यहाँ पे काम करते हैं। 40 इनके फील्ड ऑफिसर्स है इन मैनी कंट्रीज, और लेबर की भलाई के लिए लोग काम करते हैं, राइट। जैसे कि मैंने आपको बताया ILO के 8 कोर कन्वेंशंस हैं, इसको आपको याद रखना है, राइट। 8 कोर कन्वेंशंस, इसमें से 2 कन्वेंशन ऐसे हैं जो अभी तक इंडिया ने नहीं रैटिफाई किए हैं। आप जानते हैं कि ILO की जब भी कन्वेंशन आती है, उस कन्वेंशन को देश तो मान लेते हैं, अगर समझ लिए ओके कर दिया, लेकिन इस चीज़ को आपको रैटिफाई करना पड़ता है। रैटिफाई मतलब आपके संसद में एक रेजोल्यूशन पास होना है कि हम इस पर्टिकुलर कन्वेंशन को अभी रैटिफाई कर रहे हैं, यानी कि इसको हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे हमारे देश में। तो 8 कोर कन्वेंशन है। पहला कन्वेंशन नंबर 29, फोर्स्ड लेबर कन्वेंशन, फोर्स्ड लेबर नहीं होना चाहिए और उसको कैसे अबॉलिश करें, उसके लिए कन्वेंशन 105। इक्वल रेम्यूनरेशन कन्वेंशन, यानी कि पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए।
राइट, जेंडर वाइज महिलाएं हो या फिर पुरुष हो, अगर समझ लीजिए वो दिन में 9 घंटे काम करें, इक्वल रेमुनरेशन, इक्वल पेमेंट मिलनी चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू ऑक्यूपेशन। मिनिमम एज का कन्वेंशन भी है, कन्वेंशन नंबर 138, यानी कि एक पर्टिकुलर काम के लिए आपको मिनिमम एज होना चाहिए, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको फॉर अ प्रोफेशन ऑफ डॉक्टर आपके स्टैंडर्ड्स है, आपके पास एमबीबीएस की डिग्री होनी चाहिए, इतने साल का होना चाहिए, एटसेट्रा जो भी आपकी होंगी, तो मिनिमम एज कन्वेंशन। इसके अलावा चाइल्ड लेबर अबॉलिशन, वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर को रोकने के लिए नंबर 82, ये है 6 कन्वेंशंस जिसको भारत ने माना हुआ है। इसके अलावा 2 और कन्वेंशन है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू ऑर्गेनाइज कन्वेंशन और राइट टू ऑर्गेनाइज एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग कन्वेंशन नंबर 87 और नंबर 98। अभी तक इंडिया ने इन दोनों को नहीं माना है, यानी कि इन कन्वेंशंस को रेटिफाई नहीं किया। अगर हम लोग इंडिया की बात करें, जैसे कि मैंने आपको बताया, रिसेंटली 2017 में, ऑलमोस्ट 5 साल पहले, हम लोगों ने 2 ग्लोबल कन्वेंशंस को रेटिफाई किया। वो कौन से कन्वेंशन थे? नंबर 138 मिनिमम एज कन्वेंशन, नंबर 182 वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर। इन दोनों को भारत ने एक्सेप्ट किया, इन दोनों कन्वेंशंस को हम लोगों ने ओके किया है। तो अभी टोटली 6 कन्वेंशंस हम लोगों ने रेटिफाई कर दिए हैं, 2 कन्वेंशंस अभी बाकी है रेटिफाई करना है। अब सवाल ये उठता है कि सर, जो कन्वेंशन आप रेटिफिकेशन की बात कर रहे हो, कन्वेंशन रेटिफाई हो गया तो उसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है वी विल नाउ बी आंसरेबल टू द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। हर 4 साल में हमें पीरियोडिकली रिपोर्टिंग करनी पड़ती है कि उस पर्टिकुलर कन्वेंशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए आप क्या क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, हैव यू टेकन एनी स्टेप्स, कोई मेजर्स लिए हैं, किस तरह की इंप्लीमेंटेशन चल रही है। आईएलओ विल कंटिन्यूसली मॉनिटर इट, और यहीं पे इनका रोल आता है जनरल असेंबली का। अगर किसी देश ने इंप्लीमेंट नहीं किया, यानी कि आईएलओ की कन्वेंशन के प्रति उनका फेलियर हुआ है, तो आर्टिकल 33 है आईएलओ के कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसके तहत आईएलओ एक्शन ले सकता है, किसी तरह के सैंक्शन, किसी तरह के प्रतिबंध। ऑल्दो एक्शंस डिफाइंड नहीं है, एक्शंस डिपेंड ऑन द आईएलओ जनरल असेंबली, तो वो एक्शन ले सकते हैं देश के खिलाफ, राइट। इसीलिए अभी तक 2 कन्वेंशन है जो हमें रेटिफाई करने हैं। तो अगर मैं एक सवाल बना दूं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जहां पे आईएलओ की डेफिनेशन दे दूंगा। दूसरे में बताऊंगा इंडिया हैज रैटिफाइड ऑल द 8 कोर कन्वेंशंस ऑफ आईएलओ। ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। 8 में से हम लोगों ने 6 कन्वेंशंस को अभी तक फाइनलाइज किया है, रेटिफाई किया हुआ है, राइट। तो वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। इसके अलावा आईएलओ की पब्लिकेशन कौन सी आती है, बहुत जरूरी है ये। आईएलओ की पब्लिकेशन के ऊपर भी सवाल आ चुके हैं। ग्लोबल वेज रिपोर्ट, ऑल्दो अगर हम लोग आईएलओ की वेबसाइट पे जाए, आईएलओ की पब्लिकेशन को देखें, तो इतनी सारी पब्लिकेशन आती है, सालाना पब्लिकेशन जर्नल्स उनकी बहुत ज़्यादा आती है। 4 जो पब्लिकेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट वाली, मैं आपको ये बता रहा हूँ। इसके अलावा भी बहुत सारी पब्लिकेशन आती है, जैसे कि आईएलओ की रिसेंट रिपोर्ट आई थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, लेबर के ऊपर क्या उसका परिणाम पड़ रहा है, एआई एथिक्स के ऊपर बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं, राइट। तो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट से ग्लोबल वेज रिपोर्ट, अगर सवाल आ जाए which institution releases global wage report, answer is ILO. which institution releases world employment and social outlook, ध्यान रखना है world employment and social outlook, again international labor organization. इसके अलावा वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट आती है, वो भी आईएलओ ही रिलीज करती है। और रिसेंटली हम लोगों ने चर्चा की थी स्टडी आईक्यू पे, वर्ल्ड ऑफ दी वर्क रिपोर्ट, दिस इज ऑल्सो रिलीज बाय इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा और भी कई सारे हैं, 100 से भी ज़्यादा इनके पब्लिकेशंस जर्नल्स आते हैं। एरिया स्पेसिफिक कुछ आते हैं, जैसे कि एशिया पैसिफिक हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया, फिर मिडल ईस्टर्न रीजन पे इनके जर्नल्स निकलते हैं, पब्लिकेशन निकलते हैं, बट दीज आर दी 4 इंपॉर्टेंट पब्लिकेशंस, सो ट्राई टू रिमेंबर दिस, राइट। तो ये थी हमारी डिस्कशन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। चलिए अगली बॉडी पे चलते हैं। वी आर गोना टॉक अबाउट ITU, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। ये है ITU का लोगो, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन इसके बारे में मिलेगी। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन सबसे पुराना यूनाइटेड नेशंस की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, लेकिन अगर हम लोग ITU की बात करें, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन की, इसका ओरिजिन उससे भी पुराना है। नाम से ही पता चल रहा है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन मतलब क्या करेंगे। पूरे विश्व में आप जानते हैं कि जिस तरह से इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की क्रांति आई है, उससे
रेडियो स्पेक्ट्रम हो, आपका जो सैटेलाइट के ऑर्बिट हो, आपकी जो 5G 6G का हम लोग फ्रीक्वेंसी बताते हैं, उस फ्रीक्वेंसी में अगर दखलंदाजी नहीं होनी है तो प्रत्येक देश के लिए उनकी खुद की फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, प्रत्येक देश के लिए उनके खुद के सैटेलाइट ऑर्बिट्स होने चाहिए, या फिर एक मिक्स एंड मैच करके सैटेलाइट ऑर्बिट्स मिलने चाहिए। और जिस तरह से आप देख सकते हो कि कहीं पे भी आप चले जाइए विश्व में, जैसे आज मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, अगर देखिए मेरा लैपटॉप है, राइट, मेरे घर पे लैपटॉप है, मेरा लैपटॉप में आपने एक यूएसबी पोर्ट लगा दिया, तो यूएसबी पोर्ट यहाँ पे भी वही है, यूएस में भी वही है, जर्मनी में भी वही है, किसी भी देश में जाइए वहाँ पे यूएसबी पोर्ट का एक स्टैंडर्ड साइज ही होता है। अगर आपको इंटरनेट कनेक्ट करना है, इथरनेट का केबल जो होगा उस केबल के सामने जो कनेक्टर होता है वो भी एक ही साइज का होता है, राइट। तो यूएसबी, आपका यूएसबी लिंक हो गया, जिस तरह की भी स्टैंडर्डाइजेशन की जरूरत पड़ती है फॉर टेलीकम्युनिकेशन, वहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन लाने का काम होता है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन का, यानी कि इट वर्क्स टुवर्ड्स वर्किंग और गुड वर्किंग ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी। इस ITU में अभी फिलहाल 193 मेंबर्स हैं, राइट, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन में। और जैसे कि मैंने आपको बताया, काफ़ी इंटरेस्टिंग एक इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसकी स्थापना हुई थी 1865 में। अब ये आपको पता चलेगा थोड़ी देर में क्यों। इसका हेडक्वार्टर्स आता है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में, फिर से राइट। 1865 में क्यों हुआ था? क्योंकि शुरुआती दौर में इट वॉज नॉट टेलीकम्युनिकेशन। इन 1865 देयर वॉज ओनली वन मीन्स ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, दैट वॉज टेलीग्राफ। तो शुरुआती दौर में इट वॉज बेसिकली द इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियन। उसके बाद इवेंचुअली 1947 में ये यूनाइटेड नेशंस की स्पेशलाइज्ड एजेंसी बनी, जहां पे इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ये बना। ऑल्दो इससे पहले ही बना था वो 1932 में। सारी जो भी टेलीकम्युनिकेशन की आइडियाज़ आ गई, टेलीग्राफ हो गए, दूसरे जो मीन्स भी हो गए, इन सब को जोड़कर, टीवी हो गया, रेडियो हो गया, इन सभी को जोड़कर इन्होंने बना दिया इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन 1932 में। सो टेक्निकली इससे भी पहले आ चुका था इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, राइट। बट स्टिल ITU हैज़ अ स्टिल ओल्डर हिस्ट्री। इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियन बन के आया था 1932 में, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन बना 1947 में, संयुक्त राष्ट्र की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी बना। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, इनिशियली केवल टेलीग्राफ नेटवर्क से जुड़ा हुआ ये लोग काम किया करते थे, मेंबर स्टेट्स, फॉर ब्रिंगिंग स्टैंडर्डाइजेशन विद रिस्पेक्ट टू टेलीग्राफ कम्युनिकेशन। लेकिन जिस तरह की टेक्नोलॉजी अभी इवॉल्व हुई है, आजकल हम लोग बात करते हैं इंटरनेट की, रेडियो कम्युनिकेशन की, सैटेलाइट कम्युनिकेशन की, सैटेलाइट इंटरनेट की, ब्रॉडकास्ट टीवी की, DTH की, तो इन सभी एरियाज को कवर करता है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ही। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर मुझे समझ लीजिए इंडिया में 5G नेटवर्क लाना है, तो 5G स्पेक्ट्रम कौन बेचेगा? 5G स्पेक्ट्रम सरकार बेच रही है, वो नेशनल रिसोर्स है। अब सवाल ये बनता है कि सरकार को, भारत सरकार को उस स्पेक्ट्रम को किसने दिया है? वो आपको इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ही देगा। यानी कि ITU के अंडर जब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करते हैं, EM स्पेक्ट्रम की एक रेंज होगी कि इस फ्रीक्वेंसी से इस फ्रीक्वेंसी तक आप अपनी रेडियो कम्युनिकेशन के लिए या फिर सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करोगे, तो इसको डिवाइड किया जाएगा, अलग अलग देशों को अलग अलग फ्रीक्वेंसी इस रेंज में दी जाएगी। और स्पेसिफिकली जैसे कि इंडिया को 5G के लिए एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी मिली रहेगी, जो सरकार उसको ऑक्शन करती है और इवेंचुअली जैसे कि कंपनीज होगी, एयरटेल होगी, जियो होगी, वो उसको खरीदते हैं। सिमिलर थिंग विथ टीवी ब्रॉडकास्ट ऑल्सो। अभी जो हम लोग आजकल सैटेलाइट इंटरनेट की बात कर रहे हैं, उसमें भी वही होता है। अगर मुझे सैटेलाइट लॉन्च करना है, तो सैटेलाइट ऑर्बिट के लिए, कि मुझे एक सैटेलाइट लॉन्च करना है इस पर्टिकुलर ऑर्बिट में, तो उस ऑर्बिट का भी अनुमति ITU ही आपको देता है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, राइट। ITU में मैंने आपको बताया 190 से भी ज़्यादा मेंबर्स हैं, लेकिन यहाँ पे कंपनीज, एकेडमिया, अलग अलग रीजनल ऑर्गेनाइजेशन भी मेंबर बन सकते हैं। अभी तक 900 बिजनेसेस, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, इंटरनेशनल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन इसका भाग है। इनफैक्ट अगर आप ITU के वेबसाइट पे चले जाए, वहाँ पे एक छोटा सा स्निपेट भी आपको मिलेगा, बिकम अ मेंबर, तो आप मेंबर बन सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल करोगे, यू कैन बिकम अ मेंबर एज एन ऑर्गेनाइजेशन और एज एन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, और एंड यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट फॉर ITU इन टर्म्स ऑफ रिसर्च, इन टर्म्स ऑफ अदर थिंग्स, राइट। अब ITU काम कैसे करता है, ITU का स्ट्रक्चर क्या है? देखिए, ITU में 3 इंपॉर्टेंट बॉडीज हैं। इन जनरल हम लोग जब भी ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं, उसमें आपको 3 से 4 बॉडीज मिलती हैं जो बेसिकली काम करती हैं। एक तो आपको सेक्रेटेरिएट मिलेगा, क्योंकि ऑफिस तो चाहिए कि भैया अगर आपको काम करना है कुछ टेलीकम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ, ऑफिस की जरूरत पड़ेगी, लोगों की जरूरत पड़ेगी, सेक्रेटेरिएट होता ही है। इसके अलावा
आईटीयू में 2 स्ट्रक्चर आते हैं, जैसे कि हम लोगों ने आईएलओ की बात की, आईएलओ में भी आपने 3 स्ट्रक्चर्स देखे थे, यहाँ पे भी 3 स्ट्रक्चर्स हैं। एक है इनकी प्लेनिपोटेंशियरी कॉन्फ्रेंस, प्लेनिपोटेंशियरी मतलब वन विद अ कंप्लीट पावर, प्लेनिपोटेंशियरी कॉन्फ्रेंस होती है। एक आईटीयू काउंसिल है इनकी, आईटीयू काउंसिल को हेड करते हैं सेक्रेटरी जनरल ऑफ आईटीयू। आईटीयू काउंसिल ही डे टू डे वर्किंग, जो भी इनका बजट, फंडिंग एटसेट्रा जो भी काम होते हैं सब आईटीयू काउंसिल ही करता है। लेकिन एक प्लेनिपोटेंशियरी कॉन्फ्रेंस होती है इनकी, जहां पे जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी देश हो गए, दूसरे मेंबर्स हो गए, सभी लोग यहाँ पे मिलते हैं हर 4 साल में एक बार। 4 साल में एक बार मिलेंगे और आईटीयू का एजेंडा सेट करेंगे कि किस तरह की पॉलिसीज की जरूरत है, किस दिशा में आईटीयू को जाना चाहिए, कैसे 5G स्पेक्ट्रम को हम लोग डेवलप करें, 6G को डेवलप करें। इन सब पॉलिसीज में ये मेंबर्स प्लेनिपोटेंशियरी कॉन्फ्रेंस में मिलते हैं और एक दिशा देते हैं, और इस दिशा की तरफ इवेंचुअली काम करता है आईटीयू काउंसिल। आईटीयू काउंसिल एक छोटी सी बॉडी है, प्लेनिपोटेंशियरी काउंसिल में सभी मेंबर्स रहेंगे, आईटीयू काउंसिल एक छोटी सी बॉडी है जहां पे 48 मेंबर्स रहेंगे। और ये जो आईटीयू काउंसिल है हर साल मीट करती है, राइट, क्योंकि 4 साल में एक बार प्लेनिपोटेंशियरी काउंसिल मिल रही है, यहाँ पे हर साल ये मीट करेंगे टू एंश्योर स्मूथ वर्किंग ऑफ द यूनियन इटसेल्फ। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया, भैया काम करने के लिए सेक्रेटेरिएट की तो ज़रूरत है ही है। सेक्रेटेरिएट आपका बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव, बजटरी प्लानिंग, जो भी आईटीयू के रूल्स रेगुलेशंस होंगे ये सारे काम करेंगे, एंड इट इज़ हेडेड बाय द सेक्रेटरी जनरल ऑफ आईटीयू। तो बेसिक जो भी आईटीयू का काम होगा, किस देश को कितना एलोकेट करना है, किस देश को कौन सा सैटेलाइट ऑर्बिट देना है, किस देश को कितना डीटीएच का डायरेक्ट टू होम टेलीविजन का फ्रीक्वेंसी देना है, ये सारी चीज़ें आपको सेक्रेटेरिएट से निकलेगी, विच आर इवेंचुअली डिसाइडेड थ्रू काउंसिल इटसेल्फ। इंप्लीमेंटेशन के लिए आपको काम के लिए लोग लगेंगे, पर्सनल लगेंगे, दैट इज आईटीयू सेक्रेटेरिएट, राइट। सो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ आईटीयू। अब क्या काम करता है, किस किस एरिया में काम करता है? देखिए, आईटीयू का मोटो है कमिटेड टू कनेक्टिंग द वर्ल्ड, पूरे विश्व को कनेक्ट करना चाहते हैं ये। और ये लोग 4 अलग सेक्टर्स में काम करते हैं, यानी कि इनकी वर्किंग इज डिवाइडेड टू 4 डिफरेंट सेक्टर्स। वन इज ITU-R, यानी कि ITU-R का एक सेक्रेटेरिएट या फिर डिवीजन ऑफिस मिलेगा आपको। ITU-R में दे वर्क टुवर्ड्स रेडियो कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है ITU-T। अब ये T स्टैंड्स फॉर टेलीकॉम ऑफ कोर्स, लेकिन टेलीकॉम स्टैंडर्डाइजेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपका USB पोर्ट जो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ वो USB पोर्ट सेम ही है, जो हम लोग दूसरे देश में यूज़ करें वो भी सेम ही है, तो आपको टेलीकॉम की स्टैंडर्डाइजेशन लानी है कि पूरे विश्व में कुछ इसी तरह के स्टैंडर्ड्स होने चाहिए फॉर टेलीकॉम। क्योंकि अगर समझ लीजिए मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, अगर अपना मोबाइल लेकर मैं किसी दूसरे देश में गया हूँ, वहाँ पर नेटवर्क कैसे आ रहा है, आपने सुना होगा इंटरनेशनल रोमिंग का। हाउ डज इट वर्क? इट वर्क्स बिकॉज ऑफ दिस टेलीकॉम स्टैंडर्डाइजेशन इटसेल्फ। इसके अलावा ITU डेवलपमेंट, टेलीकॉम डेवलपमेंट के लिए ITU-D डिपार्टमेंट है। इसके अलावा ITU टेलीकॉम ही डिपार्टमेंट है ICT के लिए, जो नया डिवीजन है, जो नई नई चीज़ें आ रही है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑल दीज थिंग्स फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, दिस इज देयर ITU टेलीकॉम, राइट। तो इन 4 सेक्टर्स में ITU का काम होता है, राइट। अब हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया और ITU का क्या संबंध है, इंडिया और ITU का रिलेशन। देखिए, इंडिया 1952 से ही ITU का एक रेगुलर मेंबर रहा है। इनफैक्ट हम लोग अभी फिलहाल ITU काउंसिल के मेंबर है। मैंने आपको बताया ITU काउंसिल में 48 देश होते हैं और इंडिया 4 साल के लिए 4 ईयर टर्म के लिए 2019 से 2022 में ये एंड हो जाएगा। हम लोग अभी फिलहाल एज ऑफ टुडे वी आर द मेंबर ऑफ ITU काउंसिल। इसके अलावा हाल ही में मार्च 2022 में ITU ने डिसाइड किया उनका ITU साउथ एशिया एरिया ऑफिस सेटअप करेंगे नई दिल्ली में, जिसको भारत सरकार ने कंप्लीट समर्थन दिया है। जो भी फंडिंग रहेगी, जो भी पैसा लगेगा, दे आर गोइंग टू फंड द एंटायर एरिया ऑफिस टू एंश्योर डिजिटल टेक्नोलॉजी अपटेक। जिस तरह से डिजिटल टेक्नोलॉजी का स्प्रेड हो रहा है, हमारा खुद का डिजिटल इंडिया मिशन चल रहा है और इसमें ITU का भी काफ़ी बड़ा मदद मिलेगा अगर हम लोग यहाँ पे ऑफिस सेटअप करेंगे। ऑफिस सेटअप करने के लिए कंप्लीट फंडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ही आ रही है, राइट। सो दिस इज अबाउट द इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। आगे चल के हम लोग बात करने वाले हैं इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, लेकिन उससे पहले छोटा सा मैसेज आपके लिए। आप जानते हैं कि स्टडी IQ का लाइव फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो चुका है। 11 जुलाई पे पहला इसका ओरिएंटेशन क्लास हुआ। ओरिएंटेशन क्लास के बाद अभी कुछ ही क्लासेस हुए हैं, अभी भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आपको याद रखना है कि 20 जुलाई 2022 इसकी आखिरी डेट है, यानी कि कुछ ही घंटे आपके पास बचे हुए, कुछ ही समय आपके पास बचा हुआ है इसको ज्वाइन करने के लिए। टू ज्वाइन इट एज सुन एज पॉसिबल। आप जानते हैं कि स्टडी IQ का उद्देश्य है कि हम आप तक क्वालिटी एजुकेशन ले आए एट अफोर्डेबल प्राइजेस। ये पूरा फाउंडेशन बैच जो है ये आपको मिलेगा फॉर 18,999 ओनली। इसके अंदर
जो कोर्स तो मिलेगा, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, आपको केवल एक काम करना है, यू हैव टू यूज द कोड राहुल लाइव whenever you check out, RAHULLIV विदाउट एनी स्पेसेस। और आप जानते हैं कि क्वालिटी के पर्सपेक्टिव से फाउंडेशन बैच एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपके लिए। एक ही जगह पे आपकी जनरल स्टडीज प्रीलिम्स की तैयारी हो जाएगी, मेंस की तैयारी हो जाएगी, एंड द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ दिस इज 10 महीनों के लिए आपका एक शेड्यूल बना गया। 10 महीनों के लिए आपके लाइव क्लासेस चलेंगे। शुरुआती दौर में ज्योग्राफी की क्लास आपकी शुरू होंगे और उसके बाद धीरे धीरे अलग अलग सब्जेक्ट्स लिए जाएंगे। लाइव क्लासेस आपके चलेंगे 900 घंटों से भी ज़्यादा। इसके अलावा आपको क्रिस्प हैंड रिटन नोट्स बनेंगे, क्योंकि लाइव क्लासेस चल रहे हैं। अगर आपने नोट्स बनाने में आपको थोड़े से डिले हो गया, अगर आपने बनाया नहीं, तो आपको शॉर्ट में हैंड रिटन क्रिस्प नोट्स मिलेंगे फॉर योर सप्लीमेंट्री प्रिपरेशन। इसके अलावा यूएसपी है हमारी जो प्रोग्राम है उसका 1-to-1 मेंबरशिप। आपको एक 1-to-1 मेंटरशिप, आपको एक मेंटर मिलेंगे, उस मेंटर से आप सवाल पूछ सकते हो, एकेडमिक डाउट, नॉन एकेडमिक डाउट। हमारे यहाँ पे ज्ञानवाणी सेशन भी चलते हैं। ग्रुप मेंटरशिप का प्रोग्राम है जहाँ पे स्टडी आईक्यू की तरफ से एक ग्रुप तो है ही है, इसके अलावा रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, सर्विंग ब्यूरोक्रेट्स भी आएंगे, आपसे मिलेंगे, आपके जो भी सवाल रहेंगे, अगर आपको उनका एक्सपीरियंस जानना है, किस तरह से तैयारी करनी है, सरकार में जाने के बाद कैसे चीज़ें चलती हैं, ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। ऑलरेडी जो इवनिंग बैच है उनकी इंटरेक्शन हो चुकी है विद अनिल स्वरूप सर। इसके अलावा वीकली रिवीजन टेस्ट होंगे, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज इसके अंदर ही इंक्लूडेड है। हर एक मॉड्यूल के बाद आपकी एमसीक्यू बेस्ड लर्निंग होगी, प्रीलिम्स की टेस्ट होगी, आपकी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस होगी, और इस प्रोग्राम के साथ आपको ऑलरेडी करंट अफेयर्स प्रोग्राम तो मिलेगा ही, जहां पे हम लोग जो दूसरे मैगजीन्स होते हैं जैसे कि योजना हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया, पेपर एनालिसिस हो गई, ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी। इसके अलावा सक्सेस इन प्रीलिम प्रोग्राम भी आपको मिलेगा इसी के अंदर। सो एवरीथिंग इंक्लूडेड, यू विल गेट इट ओनली फॉर 18,999 ओनली। जस्ट यूज द कोड राहुल लाइव। तो देर किस बात की है, कुछ ही समय बचा है, एनरोल नाउ एज सून एज पॉसिबल। चलिए अगले ऑर्गेनाइजेशन चलते हैं। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ICAO के बारे में, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन नाम से ही पता चल रहा है, दे वर्क विद सिविल एविएशन, यानी कि जो एयरलाइंस की जो चीज़ें होती है, एयर ट्रांसपोर्ट की, एयर बेस्ड ट्रैवल की, उससे जुड़ा हुआ ये ऑर्गेनाइजेशन है। ये स्पेशलाइज एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, जहाँ पे ये लोग स्टैंडर्डाइजेशन लाने की कोशिश करते हैं इन टर्म्स ऑफ एयर नेविगेशन सिस्टम। अब देखिए एयर नेविगेशन में बहुत ज़रूरी होता है, अगर इंडिया से एक फ्लाइट निकली है, वो पहुँचने वाली है यूएस, तो अलग अलग देशों के एयर स्पेस से निकलेगी, तो इसीलिए हमें एक कॉमन बॉडी चाहिए, कॉमन पैरामीटर चाहिए, दैट इज ICAO। इनफैक्ट ICAO के अलावा भी अलग नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जिनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन यूनाइटेड नेशंस की जो स्पेशलाइज एजेंसी है वो है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। सभी देशों के लिए एक कॉमन स्टैंडर्ड ये लोग लाते हैं इन टर्म्स ऑफ एयर ट्रैवलिंग, एयर ट्रांसपोर्टेशन। इसकी शुरुआत हुई 1944 में। 1944 में शिकागो कन्वेंशन आया था, शिकागो कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सिविल एविएशन। 3 सालों के बाद इसी कन्वेंशन के तहत ICAO, इंटरनेशनल सिविल ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप किया गया। और आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है एग्जाम के दृष्टिकोण से, ICAO एक स्पेशलाइज एजेंसी है संयुक्त राष्ट्र की। संयुक्त राष्ट्र के अंडर भी जो मेन ऑर्गन है, मेन बॉडी है, इकोसॉक, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इससे लिंक्ड है, इससे अटैच्ड बॉडी है ये। जैसे कि मैंने आपको बताया, शिकागो कन्वेंशन 1944 के बाद इसको सेटअप किया गया इन 1947। और एक और भी सवाल बन सकते हैं, जैसे कि शिकागो कन्वेंशन इज कनेक्टेड टू व्हाट? शिकागो कन्वेंशन 1944 इज कनेक्टेड टू व्हाट? इट इज कनेक्टेड टू सिविल एविएशन। इसका हेडक्वार्टर्स काफी यूनिक है, इट इज हेडक्वार्टर्ड इन मॉन्ट्रियल इन कनाडा। और ध्यान रखिएगा, मॉन्ट्रियल इज नॉट द कैपिटल सिटी ऑफ कनाडा, इसको भी ध्यान रखिएगा। मुझे बताइएगा व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ कनाडा इन द कमेंट सेक्शन, राइट? सो मॉन्ट्रियल में आता है ये इन कनाडा। इससे पहले भी इसी तरह की एक बॉडी थी, इंटरनेशनल कमीशन फॉर एयर नेविगेशन, ये बॉडी थी। इस बॉडी को सस्पेंड किया गया इवेंचुअली, और फिर इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन बना। अभी फिलहाल ICAO के 193 मेंबर कंट्रीज हैं, सारे के सारे यूनाइटेड नेशन के जो मेंबर है सभी इसके मेंबर है, बारिंग लाइक्टेनस्टीन। अब देखिए लाइक्टेनस्टीन जो कंट्री है, छोटी सी कंट्री है, जर्मनी की ही टेरिटरी थी पहले। लाइक्टेनस्टीन एक इंडिपेंडेंट कंट्री हो चुकी है, छोटी सी। लाइक्टेनस्टीन में कोई एयरपोर्ट नहीं है, आई एम रिपीटिंग,
इन लाइचनस्टीन यू डोंट फाइंड एनी एयरपोर्ट एट ऑल, कोई भी एयरपोर्ट नहीं मिलेगा। ऐसे कुछ ही जगह, जैसे वैटिकन एक जगह है, वैटिकन ऑल्सो डज नॉट हैव एनी एयरपोर्ट। इसके अलावा कुछ कुछ जगह पे, जैसे स्पेन में एक टेरिटरी है अंडोरा में भी आपको कोई एयरपोर्ट नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे इन दी लाइटनस्टीन एरिया इट इज़ अ हिली एरिया, तो यहाँ पे एयरपोर्ट बनाने का मौका ही नहीं मिला, तो एयरपोर्ट नहीं बनाए, तो दैट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द ICAO। बट इसके बदले कुक आइलैंड इज अ पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, ध्यान रखिएगा। शिकागो कन्वेंशन के थ्रू ये बना था, 1947 में बना है। इसका हेडक्वार्टर्स आता है मॉन्ट्रियल कनाडा में, और इसका मेंबर कौन नहीं है, ईवन का जो मेंबर है लाइटनस्टीन, दैट इज नॉट अ मेंबर ऑफ ICAO। अब इसके अलावा ICAO का स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह ये लोग काम करते हैं। इनके स्ट्रक्चर में आपको 3 बॉडी मिलेंगे। मेन बॉडी है ICAO असेंबली, अब इस नाम से ही पता चल रहा है सभी के सभी जो ICAO के मेंबर्स है वो यहाँ पे मिलेंगे और इसका एजेंडा सेट करेंगे, इसकी जो पॉलिसीज आएंगी, अगर एयर ट्रैवल से जुड़ी हुई कोई नई चीज़ें आ रही है तो यहाँ पे उसके बारे में डिस्कशन होगा। फॉर एग्जाम्पल, अब फ्यूचर में हम लोग इमेजिन कर सकते हैं कि आने वाले समय में क्या होगा, जब हम लोग फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हैं उस समय पर भी कहीं ना कहीं हम लोग इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते हैं। अब उससे जुड़ी हुई जो भी सेफ्टी की नॉर्म्स होगी, जो भी रूल्स रेगुलेशंस होगी, अभी ICAO में डिस्कस की जा रही है, राइट। परहैप्स इन नेक्स्ट 5 to 10 years जब हम लोग फ्लाइट में भी रहेंगे तब भी हम लोग इंटरनेट यूज़ कर पाएंगे। वी विल बी कनेक्टेड विथ दी वर्ल्ड डाउन, राइट, यानी कि ज़मीन के ऊपर जो टेरेस्ट्रियल कनेक्टिविटी है उससे तो नहीं जुड़े रहेंगे, वी विल बी कनेक्टेड विद दिस सैटेलाइट। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन अभी पैसेंजर्स को अलाउ नहीं की जाती है, बट इट इज़ अलाउड राइट नाउ इन द फ्लाइट। जैसे फ्लाइट अटेंडेंट्स भी कभी कभार आपके पास आते हैं और बोलते हैं कि हमारे यहाँ पे मास्टर कार्ड चलता है, वीज़ा चलता है, आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट हो कैसे रही, बिकॉज दे आर कनेक्टेड, हाउ, थ्रू सैटेलाइट इंटरनेट। तो परहैप्स इन फ्यूचर वी विल ऑल्सो बी कनेक्टेड, एंड जब वो डिसीजन होगा दैट वुड बी थ्रू असेंबली इटसेल्फ। अब ये असेंबली 3 साल में कम से कम एक बार मिलना है, इस तरह से इनकी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। तो ICAO असेंबली 3 साल में एक बार कम से कम मिलती है और पॉलिसी डायरेक्शन देती है सिविल एविएशन की, और जो मेन डे टू डे एक्टिविटीज डिसीजन मेकिंग जो होती है वो है ICAO काउंसिल की। ये छोटी बॉडी है जहाँ पे जो असेंबली होगी, असेंबली से ही 36 मेंबर्स यानी कि 36 कंट्रीज होंगे, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पे सेलेक्ट किए जाएंगे। ग्रुप वाइज 3 रीजन्स में पूरे विश्व को डिवाइड किया गया है, और ग्रुप वाइज यहाँ पे दी गई है 12 मेंबरशिप, एंड देन दे विल होल्ड दी ICAO काउंसिल ऑफिस फॉर 3 years, राइट। हर 3 साल में मेंबर्स बदलते जाएंगे और इट इज़ डिसाइडेड बाय द ICAO असेंबली। इसके अलावा इनका सेक्रेटेरिएट भी है, ऑफिस तो होना ही चाहिए, और ऑफिस मैंने आपको बताया इट इज़ इन मॉन्ट्रियल कनाडा। अब इनका जो सेक्रेटेरिएट है उसमें भी अलग अलग डिविजन है, अलग अलग ऑफिसर्स है। एक ऑफिस है एयर नेविगेशन ब्यूरो का, जो नेविगेशन से जुड़ी हुई चीज़ें करता है, उसमें मदद करते हैं। एक है एयर ट्रांसपोर्ट ब्यूरो, एक है टेक्निकल कोऑपरेशन ब्यूरो, एक है लीगल अफेयर्स एंड एक्सटर्नल रिलेशंस ब्यूरो, और एक है ब्यूरो ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और ये सारे जो डिविजन है सभी को हेड करते हैं सेक्रेटरी जनरल ऑफ इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए ये लोग करते क्या, जैसे कि मैंने आपको बताया इनकी स्ट्रक्चर जो है, ये लोग इवेंचुअली स्टैंडर्ड्स, रूल्स, रेगुलेशंस लेके आते हैं विद रिस्पेक्ट टू सिविल एविएशन पॉलिसीज। एविएशन से जुड़े हुए सेफ्टी प्रोविजंस क्या है, आपने देखा होगा कि फ्लाइट में जब आप जाओगे तो फ्लाइट अटेंडेंट आपको कंपल्सरीली, ऑल्दो आपको पता है फिर भी वो लोग आपको बताएंगे सीट बेल्ट के बारे में। वो लोग आपको फिर बताएंगे कि भैया आपकी सीट के नीचे रक्षा जैकेट है, इन केस ऑफ एन इमरजेंसी ऐसे ऐसे करना है। तो ये सारी चीज़ें ICAO से आ जाती हैं। इवेंचुअली जो लोकल अथॉरिटीज़ होंगी वो भी इसे फॉलो करना पड़ता है, राइट। सो जो भी रिकमेंडेड प्रैक्टिस होती हैं, स्टैंडर्ड्स होती है कि अगर आप फ्लाइट पानी में उतरेगी तो आप क्या करोगे, फ्लाइट के अंदर किस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने चाहिए, एवरीथिंग इज डन बाय ICAO। सो व्हाट डू दे डू बेसिकली, इनका रोल क्या है, दे सेट अप दी पासपोर्ट स्टैंडर्ड्स। ICAO ही पासपोर्ट के स्टैंडर्ड्स बताता है। आपने देखा होगा कि सभी देशों का अपना अपना पासपोर्ट होता है, राइट। उनकी जो होम मिनिस्ट्री होती है, इंडिया से होम मिनिस्ट्री पासपोर्ट इशू करती है, राइट। अब इंडिया का पासपोर्ट ब्लैक कलर का आपको पासपोर्ट मिलेगा, रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखा हुआ रहेगा, बाहर वाला जो भी चीज़ें हैं वो तो रहेगा, लेकिन एक स्टैंडर्डाइजेशन ज़रूर होती है। उस पासपोर्ट के अंदर आपका एड्रेस होना चाहिए, आपकी फ़ोटो होनी चाहिए, इसी तरह की आपकी फ़ोटो होनी चाहिए। आपने कई बार देखा होगा कि पासपोर्ट में विद वाइट बैकग्राउंड ही आपकी फ़ोटो चाहिए होगी, और आपकी शक्ल दिखनी चाहिए, शोल्डर्स कम दिखने चाहिए और शक्ल मेनली दिखनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अगेन ICAO ये सेटअप करता है, पासपोर्ट स्टैंडर्ड। इसके अलावा एयरपोर्ट कोड्स, आपने देखा होगा कि एयरपोर्ट्स को अलग अलग कोड दिए जाते हैं, राइट। मुझे पता है सबसे क्लोज एयरपोर्ट है हैदराबाद, राइट, HYD, आई थिंक इफ आई एम नॉट राइट, HYD है।
और लंदन में जो हीथ्रो एयरपोर्ट है इट इज़ LHR। सबसे अनयूजुअल एयरपोर्ट जो मैंने आज तक सुना है वो है आई थिंक बागडोगरा का होगा, राइट। बागडोगरा वाज IXB, राइट, IXB था वो बागडोगरा का। सो जो एयरपोर्ट कोड होते हैं वो ICAO IATA के साथ मिलकर, इट ऑल्सो वर्क्स वेरी क्लोजली विद IATA, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इट्स अ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। अब ICAO क्या है? इट इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि सरकारों की तरफ से यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन होती है, लेकिन कुछ NGOs हैं या फिर कुछ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो भी काम करते हैं वेरी क्लोजली विद ICAO। इसके अलावा एयरलाइन के कोड भी होते हैं, जैसे एयरलाइन कोड्स आर ऑल्सो डिसाइडेड। अब इंडिया में आपने कई बार देखा होगा, एयर इंडिया की फ्लाइट होगी AI, राइट, जैसे कि आपकी इंडिगो की फ्लाइट होती है, इंडिगो की फ्लाइट का स्पेसिफिक कोड है। स्पाइस जेट की SJ एक उनका कोड है, राइट। तो एयरलाइन की कोड होती है। एयरक्राफ्ट की रजिस्ट्रेशन भी ये लोग ही करते हैं, एयरक्राफ्ट की डेजिग्नेशन भी ये लोग करते हैं। जिस किसी कंपनी से भी एयरक्राफ्ट आया है, अगर किसी कंपनी के नाम पे रजिस्टर्ड है, रजिस्ट्रेशन डेजिग्नेशन किस तरह की है, एयरबस 380, एयरबस 420, बहुत सारी चीज़ें हैं। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ मेजरमेंट लाते हैं, यानी कि अगर मेजरमेंट सिस्टम तो चाहिए आपको एयरपोर्ट बनाना है, एयरपोर्ट में आपको रनवे बनाना है। ऐसा नहीं है कि आप माइल्स में रनवे बताओगे, नहीं, यू यूज स्टैंडर्ड SI यूनिट्स, किलोमीटर में बता देंगे। आपकी जो स्पीड होती है, फ्लाइट की जो स्पीड होती है, इट इज़ कैलकुलेटेड इन नॉट्स, राइट। नॉट्स में आपको स्पीड बता देंगे, राइट। इन्वेस्टिगेशन इन एयर डिजास्टर्स, अगर कोई एयर डिजास्टर हो जाए उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन भी करते हैं। अगर हम लोग ICAO के स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, फोकस एरिया होता है फर्स्ट एयरलाइन सेफ्टी, नेक्स्ट एयरलाइन कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी, नेक्स्ट सिक्योरिटी एंड फैसिलिटेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। अभी इनफैक्ट इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ड्रोन रेगुलेशन और ड्रोन रजिस्ट्रेशन की तरफ भी काम कर रहे हैं, क्योंकि ड्रोन्स आर बिकमिंग प्रिवेलेंट बाय द डे। आप देख सकते हो ड्रोन का टेक्नोलॉजी काफ़ी बढ़ रहा है, अलग अलग जगह पे ड्रोन्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो ड्रोन रजिस्ट्रेशन और ड्रोन रेगुलेशन के प्रति भी ICAO बड़ी जल्दी काम कर रहा है, राइट। सो दिस इज अबाउट द ICAO। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के दृष्टिकोण से कुछ ही सालों पहले 2020 में ICAO ने अनाउंस किया था उनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव, कॉर्सिया। तो कभी कभार इस पर भी सवाल बन सकते हैं, व्हाट इज कॉर्सिया कनेक्टेड टू, राइट। कॉर्सिया इज कार्बन ऑफसेटिंग एंड रिडक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन। आई एम रिपीटिंग अगेन, कॉर्सिया स्टैंड्स फॉर कार्बन ऑफसेटिंग एंड रिडक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन। ये है क्या? ये एक ग्लोबल मार्केट बना रहे हैं विच हैज बीन अडॉप्टेड बाय द ICAO। अब होता क्या है, देखिए ICAO ने क्या किया है, 2020 की एक बेसलाइन बना ली है कि 2020 में हर एक फ्लाइट का, हर एक जो एयरलाइन यूजर है या फिर एयरलाइन सर्विस प्रोवाइडर है, उनका एक बेसलाइन ग्रीन हाउस गैस एमिशन का नंबर बना दिया, राइट। दिस इज द ग्रीन हाउस गैस एमिशन। अब 2021 से इसकी मॉनिटरिंग होगी। किसी भी फ्लाइट से ग्रीन हाउस गैस एमिशन अगर इस लेवल के ऊपर हुआ, देन दे हैव टू ऑफसेट इट बाय अदर मीन्स। हम जानते हैं कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन की वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। यहाँ पे ये लोग कैलकुलेट करेंगे कि आपकी एयरलाइन से एक एमिशन यूनिट इज इक्वल टू 1 टन ऑफ CO2। अगर आपकी जो भी बेसलाइन है, बेसलाइन के ऊपर अगर आपका CO2 रिलीज हो रहा है, जितना भी टन आपका CO2 एमिशन रिलीज होगा बेसलाइन के ऊपर, 2020 इज कंसिडर्ड एज बेसलाइन, उस बेसलाइन के ऊपर अगर CO2 रिलीज हो रहा है तो आपको ऑफसेट करना है। अब आप ऑफसेट कैसे करोगे? या तो आप अपनी फ्लाइट तो नहीं बदल सकते, लेकिन आप कार्बन क्रेडिट खरीद सकते हो, कार्बन बेस्ड किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हो। ऑफसेटिंग मेजर से अलग अलग हम लोगों ने क्योटो प्रोटोकॉल में भी देखा है, पेरिस एग्रीमेंट में भी ऑफसेटिंग मेजर्स दिए गए, तो यू हैव टू गो फॉर द ऑफसेटिंग मेजर्स। अब फॉर एग्जांपल मेरा एयरलाइन है और मेरे एयरलाइन का 2020 का बेसलाइन है कि मेरा 1 टन CO2 एमिशन होता है। तो देखा कि भैया अभी 2022 में मेरा एमिशन जा रहा है 3 टन एमिशन हो रहा है मेरी एयरलाइंस की तरफ से। तो बेसलाइन थी मेरी 1 टन, तो 2 टन मेरा एक्स्ट्रा हो गया। तो 2 टन के लिए मुझे उसे ऑफसेट करना पड़ेगा। ऑफसेट कैसे करोगे? कार्बन मार्केट में आओ जाओगे, कार्बन सर्टिफिकेट खरीदोगे, राइट, कार्बन क्रेडिट्स खरीदोगे, जिससे हम लोग ऑफसेट कर देंगे। यही है कॉर्सिया। एक और चीज ध्यान रखनी है, अगर मैं एक सवाल बना दूं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कॉर्सिया। अब पहला स्टेटमेंट मैंने बता दिया, कॉर्सिया हैज बीन अडॉप्टेड बाय ICAO, करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है कॉर्सिया इज इंप्लीमेंटेड फॉर बोथ इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक फ्लाइट्स। ये दूसरा स्टेटमेंट गलत होगा, प्लीज रिमेंबर दिस, बिकॉज नाम में ही मैंने बताया कॉर्सिया स्टैंड्स फॉर, IA स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल एविएशन ओनली। एज ऑफ नाउ
CORSIA applies only to international flights, not to the domestic flights. Domestic flights they come under the purview of UNFCCC. अभी भी CORSIA केवल इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए ही है, इसको ध्यान रखना है, और ये ICAO के अंडर आता है. ऑलराइट, सो दिस वाज आवर डिस्कशन अबाउट इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन. चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं यूनिडो के बारे में. यूनिडो स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और ये है यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का लोगो. जो यूएन का लोगो है उस पर यूनिडो लिखा गया है, दैट इज द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन. नाम से ही पता चल रहा है इनका काम क्या है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कराना है. लेकिन इसके अलावा इनके और भी उद्देश्य होते हैं. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के साथ साथ पॉवर्टी रिडक्शन करनी है, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के ऊपर भी ये काम करते हैं. देखिए, हम जानते हैं कि विश्व युद्ध 2 के बाद सबसे पहले तो विश्व तहस नहस हो गया था. जो भी कंट्रीज थे उनके रिकंस्ट्रक्शन की ज़रूरत थी. उसके बाद 1945 के बाद धीरे धीरे डीकोलोनाइजेशन होना शुरू हुआ. इसका मतलब है विश्व में नए नए कंट्रीज बने और ये कंट्रीज पॉवर्टी स्ट्रिकन थे, बहुत ज़्यादा पॉवर्टी थी. इनके यहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हुई थी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यहाँ पे आया ही नहीं था. और इसीलिए यूनिडो की स्थापना की गई 1966 में. यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने यूनिडो को बनाया ताकि जो भी डीकोलोनाइज्ड कंट्रीज है, जो नंबर ऑफ डीकोलोनाइज्ड कंट्रीज अभी बनी 1960, ये कहा जाता है 1960 इज द ईयर ऑफ डीकोलोनाइजेशन इन अफ्रीका. तो ये जो भी डेवलपिंग कंट्रीज थी, लीस्ट डेवलप कंट्रीज थी, वहां पे इंडस्ट्रियल बेस को प्रमोट करने के लिए ये बॉडी आई यूनिडो. यूनाइटेड नेशंस के समर्थन से ही ये बॉडी बनी 1966 में. और इनका जो अल्टीमेटली इनका जो काम है, यू कैन पुट इट इन अ शॉर्ट फॉर्म ISID. ये प्रमोट करते हैं, ये लोग काम करते हैं टुवर्ड्स इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. और इस चीज़ को इन्होंने एक्सेप्ट किया या फिर डिक्लेयर किया लीमा डिक्लेरेशन 2013 में. तो 2013 से इनका जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज ISID, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. अब आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ये लीमा किस देश की कैपिटल सिटी है? तो मैंने आपको 2 चीज़ें पूछी, एक तो कैपिटल सिटी ऑफ कनाडा एंड लीमा इज द कैपिटल सिटी ऑफ विच कंट्री, राइट? अब यूनिडो में कितने देश हैं मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन यूनिडो का हेडक्वार्टर्स है वियना ऑस्ट्रिया में. इसको ध्यान रखिएगा, वियना ऑस्ट्रिया, इट्स नॉट जेनीवा स्विट्जरलैंड, वियना ऑस्ट्रिया, प्लीज रिमेंबर. इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया, यूनिडो स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन दी डेवलपिंग नेशंस, लीस्ट डेवलप कंट्रीज, जहां पे इंडस्ट्रियल बेस को डेवलप करे, एम्प्लॉयमेंट को ले आए, पॉवर्टी को कम करे. एज ऑफ 2019 यूनिडो में 170 मेंबर देश हैं जो अल्टीमेटली यूनिडो की गाइडिंग पॉलिसीज और प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. इनफैक्ट यूनिडो अभी खुद को अलाइन कर चुका है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 9 के साथ. SDG 9 कंप्लीटली रिकॉग्नाइज करता है यूनिडो का रोल ही. SDG 9 क्या कहता है? बिल्ड रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रमोट इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड फॉस्टर इनोवेशन. सो SDG 9 इज कंप्लीटली in line with the objective of यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन. इनके और भी दूसरे ऑब्जेक्टिव्स हैं. लेट मी जस्ट सम अप. ऑब्जेक्टिव्स क्या है? इंडस्ट्रियल ग्रोथ को प्रमोट करना है, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस लाना है डेवलपिंग कंट्रीज में, डीकोलोनाइज कंट्रीज में 1960 के बाद जो डीकोलोनाइज हुई है. इसके अलावा ह्यूमन रिसोर्सेज को इफेक्टिवली इस्तेमाल करना है, यानी कि एम्प्लॉयमेंट देना है. इंडस्ट्रियल बेस को बढ़ाएंगे तो एम्प्लॉयमेंट होगा. इसके अलावा इंक्लूसिव और इक्विटेबल डेवलपमेंट डालनी है हर एक देश में. इंडस्ट्रियलाइजेशन वहाँ पे आनी चाहिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होनी चाहिए, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन भी होनी चाहिए, इक्विटेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं. इसके अलावा इंटरनेशनल कोऑपरेशन होना चाहिए, यानी कि जो भी डेवलपिंग नेशंस है उन्हें मदद मिलनी चाहिए. तो इसके लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन की भी ज़रूरत पड़ती है. अलग अलग देश साथ में आए, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी को शेयर करें, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करें दूसरे देशों में, ताकि उनकी भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो. और अभी तक आपने ये रियलाइज़ कर लिया होगा कि यूनिडो की डिस्कशन काफ़ी क्विकली चल रही है, क्योंकि इसके काफ़ी सारे कॉम्पिटिटर ऑर्गेनाइजेशंस भी आपको मिलेंगे. दे हैव गेन्ड अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस. जैसे कि हम लोग अटैच्ड ऑर्गेनाइजेशंस की बात करेंगे, IMF के बारे में, वर्ल्ड बैंक के बारे में, या फिर दूसरे जो बैंक्स बने हैं NDB के बारे में, एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में, UNCTAD के बारे में, WTO के बारे में. तो उनकी इंपॉर्टेंस काफ़ी हद तक बढ़ चुके हैं, जिनका भी उद्देश्य यही है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, स्पेशली सदर्न साइड में, यानी कि सदर्न कंट्रीज में. और उसके लिए वो भी इसी तरफ वर्क करते हैं. तो इसीलिए यूनिडो के बारे में आपने ज़्यादा खबरें सुनी नहीं होंगी, बिकॉज देर आर मेनी पैरेलल ऑर्गेनाइजेशंस सिमिलर टू दिस, राइट? तो आफ्टर यूनिडो चलिए अब डिस्कस करते हैं UNWTO के बारे में. ध्यान रखना है,
कंफ्यूजन नहीं होना है, UNWTO, इट इज नॉट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। प्लीज रिमेंबर, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशंस के साथ काफी क्लोजली काम करता है, लेकिन यूनाइटेड नेशंस का एक अलग WTO बॉडी है, वो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है, इसको याद रखना है। UNWTO इज वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, ऑलराइट। यूनाइटेड नेशंस स्पेशलाइज्ड एजेंसी, नाम से ही पता चल रहा है टूरिज्म को प्रमोट करना चाहते हैं। अब टूरिज्म को किस तरह से प्रमोट करना चाहते हैं? द बज़वर्ड इन द 21st सेंचुरी इज सस्टेनेबिलिटी। तो रिस्पॉन्सिबल, सस्टेनेबल और यूनिवर्सली एक्सेसिबल टूरिज्म को प्रमोट करना चाहते हैं UNWTO। इस UNWTO में 160 मेंबर देश है, 6 एसोसिएट मेंबर से, 2 ऑब्जर्वर से और 500 से भी ज्यादा एफिलिएट मेंबर से, अलग अलग टूरिज्म से जुड़े हुए बिजनेसेस, ऑर्गेनाइजेशंस इनके पार्टनर्स है इसमें। अब UNWTO के अगर हम लोग ऑर्गन्स की बात करें, यहाँ पे भी आपको 3 ऑर्गन्स मिलेंगे। सबसे मेन ऑर्गन होगी जनरल असेंबली, जहाँ पे सारे के सारे मेंबर स्टेट्स मिलेंगे और वर्ल्ड टूरिज्म को किस दिशा में लेकर जाए इसके प्रति एक ब्रॉड पॉलिसी बनाएंगे। और इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट कौन करेगा? एग्जीक्यूटिव काउंसिल। एग्जीक्यूटिव काउंसिल विल टेक ऑल द मेजर्स इन कंसल्टेशन विद सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस WTO, ताकि जो भी पॉलिसीज बने, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बने, उन्हें इंप्लीमेंट करें। और ये जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, हर साल में एटलीस्ट 2 बार मीटिंग होती है। जनरल असेंबली ही सेलेक्ट करेगी 160 मेंबर्स में से 30 मेंबर्स आएंगे काउंसिल में मीटिंग होगी और काउंसिल अल्टीमेटली डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ देखेगा। और सेक्रेटेरिएट भी है इनका। सेक्रेटेरिएट मतलब ऑफिशियल तो चाहिए आपको, अलग अलग जगह पे ऑफिसर्स चाहिए, पर्सोनल चाहिए, काम करना है। इनका हेडक्वार्टर्स आता है मैड्रिड, स्पेन में। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, प्लीज रिमेंबर दिस, क्योंकि अभी तक जो हम लोगों ने चर्चा की है, कुछ इस तरह के सवाल बन सकते हैं जहां पे यूनाइटेड नेशन एजेंसी में दे दूं यहाँ पे, और दूसरी तरफ आपको दे दूं इनका सेक्रेटेरिएट कहाँ पे या फिर हेडक्वार्टर्स कहाँ पे। तो 4 आपको ऑर्गेनाइजेशन दी थी, 4 हेडक्वार्टर्स दी थी। और आपको यहाँ पे मैंने एक सवाल बना दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली पेयर्ड? हाउ मेनी आर करेक्टली पेयर्ड? 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर। 2022 में इस तरह के सवाल हम लोगों ने देखे, या फिर कौन से करेक्टली पेयर्ड है। तो UNWTO का जो हेडक्वार्टर है वो है मैड्रिड, स्पेन में। और जैसे कि मैंने आपको बताया, इनका उद्देश्य क्या है? सिंपली रिस्पॉन्सिबल, सस्टेनेबल, यूनिवर्सली एक्सेसिबल टूरिज्म इनका मोटो है, इनका स्लोगन है। अगर हम लोग बात करें इनके ऑब्जेक्टिव्स की, अभी तक आपको एक आइडिया तो मिल ही चुका है। ऑफ कोर्स सस्टेनेबल टूरिज्म को प्रमोट करें, लेकिन टूरिज्म को एक ग्लोबल एजेंडा बनाएं, टूरिज्म में कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाएं और टूरिज्म के थ्रू पॉवर्टी रिडक्शन करें। बहुत इंपॉर्टेंट है टूरिज्म के थ्रू पॉवर्टी रिडक्शन, और टूरिज्म की कंट्रीब्यूशन से गरीबी को कम करें और सभी देशों में डेवलपमेंट हो। इसके अलावा सस्टेनेबल टूरिज्म मैंने आपको बताया। एंड अदर देन दैट, बिल्डिंग पार्टनरशिप विद डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, नॉलेज शेयरिंग, एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल टूरिज्म, ये सभी काम करता है UNWTO। और इनका रोल मैं कहूँगा 2020 के बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट भी हो चुका है। अब ये क्यों? 2020 में हम लोगों ने देखा कि कोविड-19 पैंडेमिक है, और इस पैंडेमिक में WTO, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का काम ऑलमोस्ट ठप हो गया था। जिस देश में टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी थी, हम लोगों ने देखा श्रीलंका इज रैवेज्ड राइट नाउ। टूरिज्म से उन्हें बहुत ज़्यादा रेवेन्यू आया करता था, वो रेवेन्यू बंद हो गया, जिसकी वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, यानी कि टूरिज्म से जो रेवेन्यू आता था वो भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है टुवर्ड्स द क्राइसिस इन श्रीलंका। ऐसे बहुत सारे देश हैं जो टूरिज्म के बेसिस पे रन किया करते थे, उनकी रेवेन्यू बहुत ज़्यादा थी। और अभी यूनाइटेड नेशंस WTO के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि वापस टूरिज्म को कैसे उस पीक पर ले जाए, कैसे उसको हम लोग सस्टेनेबल बनाए, कैसे वहाँ पे डेवलपमेंट हो देशों की जो टूरिज्म के ऊपर बेस्ड है। टूरिज्म एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर होता है किसी भी इकोनॉमी के लिए, और इंडिया इज नो एक्सेप्शन। इंडिया का जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है, जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, इट वर्क्स वेरी क्लोजली विद द वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज द गवर्नमेंट वेबसाइट इटसेल्फ, जहाँ पे ये बताया गया दैट इंडियन गवर्नमेंट इट वर्क्स वेरी क्लोजली विद द UNWTO। 2010 में जो पोर्टो इग्वाजू में एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, वहाँ पे इंडिया ने भाग लिया। रिसेंटली इंडिया हैज़ बीन अ एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। आप यहाँ पे देख सकते हो, इंडिया इज अ मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ UNWTO फॉर द लास्ट 19 ईयर्स। और इन सालों में हम लोगों ने एग्जीक्यूटिव काउंसिल की चेयरमैनशिप भी 2 बार हम लोगों ने होल्ड की हुई है। तो वी वर्क वेरी क्लोजली विद WTO
इसीलिए इंडिया में भी टूरिज्म के प्रति काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है, अलग अलग सर्किट्स डेवलप हो चुके हैं, बुद्धिस्ट सर्किट, रामायण सर्किट, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो यहाँ पे UNWTO डज वर्क वेरी क्लोजली फॉर टूरिज्म इन इंडिया ऑल्सो। इसके अलावा UN टूरिज्म की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पब्लिकेशन आती है। वैसे तो कई सारी पब्लिकेशन आती है इनकी, स्पेसिफिकली लोकेशंस के बारे में, क्यों टूरिस्ट लोकेशन है, किस तरह की फैसिलिटीज़ मिलती है, इस तरह पे बहुत सारी रिपोर्ट्स आती हैं, अलग अलग रीजन वाइज भी रिपोर्ट आती है। लेकिन इनकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है जो रिसेंट में भी रिलीज हुई थी, UNWTO की वर्ल्ड टूरिज्म बैरोमीटर और वर्ल्ड टूरिज्म रैंकिंग। ये एक रिपोर्ट रिलीज होती है जिसमें अलग अलग देशों का रैंकिंग ये लोग बताते हैं इन टर्म्स ऑफ टूरिज्म। ये रिसेंटली आई थी जून 2022 में। रेस्ट्रिक्शंस ईज हो रहे हैं, कोविड-19 रेस्ट्रिक्शंस धीरे धीरे ईज हो रहे हैं, कॉन्फिडेंस रिटर्न हो रहा है। UNWTO ने एक बहुत ही अच्छी खबर बताई कि धीरे धीरे 2022 में टूरिज्म से जो रेवेन्यू आता है, टूरिज्म सेक्टर इज जंपिंग बैक अगेन। लेकिन अभी भी वो 2019 का जो बेंचमार्क था, उस बेंचमार्क तक अभी तक नहीं पहुंचा है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर एक सवाल बन जाए, हु रिलीजेस वर्ल्ड टूरिज्म रैंकिंग रिपोर्ट, वर्ल्ड टूरिज्म रैंकिंग रिपोर्ट या फिर वर्ल्ड टूरिज्म बैरोमीटर, ये रिलीज करता है यूनाइटेड नेशंस WTO वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, राइट। सो दिस वाज आवर डिस्कशन अबाउट UNWTO। आज का डिस्कशन यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। कुछ स्पेशलाइज एजेंसीज बची हुई हैं, हम लोग उसको जल्दी से अगले क्लास में खत्म करेंगे। एंड वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट the two important economic bodies, World Bank and IMF, especially very important from exam perspective in our upcoming classes, right? That is it in this particular lecture. Thank you for watching this and stay safe till we meet next time. Jai Hind. Hello, my name is Subiksha and I am student of Study IQ's Life Foundation batch for UPSC Civil Services. I want to express deep gratitude to the whole team of Study IQ because the course is very amazing. The live classes are very good and interactive. The best part of this course is one-to-one mentorship and Gyanvani session because such feature will help the students to stay motivated throughout this long and tough journey. The mentors are very helpful and the current affairs program is also very nice. So I would strongly recommend the new aspirants to enroll themselves for this new course. Thanks so much. Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।